हेलो बच्चों, हम लोगों ने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट पार्ट में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज़ लाइक एडिटिव प्रॉपर्टीज़ और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों आगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कूलम्ब्स लॉ पे, ठीक है, जिसको हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जान सकते हैं। तो वो हम लोग आज स्टडी करेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, जिसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, Q बराबर होता है प्लस माइनस n इंटू ई, ठीक है बच्चों। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई पढ़ा था, जहाँ पे Q क्या है? Q इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन अ बॉडी। कब डेवलप हुआ बच्चों चार्ज बॉडी पर? जब उनको आपस में हमने रब किया। n क्या है बच्चों? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जिसकी वजह से चार्ज पैदा हुआ, डेवलप हुआ। उस इलेक्ट्रॉन के अमाउंट नंबर को n हम बोल देंगे, ठीक है बच्चों। जिसकी वजह से ये चार्ज क्यों पैदा हुआ, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को, उस नंबर को हम n बोलेंगे। एंड व्हाट इज E बच्चों? E इज़ द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रॉन। उसको हम फंडामेंटल चार्ज इन नेचर भी मान सकते हैं बच्चों। और वो कितना होता है E की वैल्यू? तो E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। और व्हाट अबाउट n बच्चों? व्हाट विल अबाउट n? तो n विल बी व्हाट 1 2 3 एंड सो ऑन। एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा आपका, तो ये आपका होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, जैसे कि देखिए आप बोर्ड पे लिखा भी हुआ है क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी ट्रांसफर्ड और एक्वायर्ड बाय अ बॉडी। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी ट्रांसफर्ड और गेन बाय अ बॉडी टू एक्वायर 3.2 माइक्रोकूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब मेरे को क्या करना है, एक मेटालिक बॉडी है, उसके सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है या वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो चार्ज है 3.2 माइक्रोकूलम्ब का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बच्चों इसको हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोकूलम्ब। हमारे पास जो भी चार्ज का अमाउंट हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे बच्चों, वो माइक्रो के ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो माइक्रो होता क्या है बच्चों? तो देखिए 1 माइक्रोकूलम्ब बराबर होता है 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम्ब होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन सबसे पहले हमें ढूंढना है कि क्या फाइंड आउट करना है बच्चों। तो देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। मतलब बच्चों क्या फाइंड आउट करना है? n फाइंड आउट करना है। n इज व्हाट? n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको n फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको जो फाइंड आउट करना है वो आप लिख लीजिए। फिर क्या दिया है बच्चों? देखिए तो आपको दिया है कि मेटल सरफेस टू एक्वायर 3.2 माइक्रोकूलम्ब ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी आपको चार्ज की वैल्यू दी है, जितना उसने एक्वायर किया आपको चार्ज दे दिया। तो आपको Q दे दिया बच्चों, Q इज इक्वल टू 3.2 माइक्रोकूलम्ब। इसको बच्चों हम लोग कूलम्ब की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? हम लोगों ने अभी देखा 1 माइक्रोकूलम्ब होता है, पावर माइनस 6 कूलम्ब होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 6 कूलम्ब हो जाएगा। ये चार्ज की वैल्यू हो गई। ये n को मेरे को निकालना है। व्हाट अबाउट E? E की वैल्यू हमें पहले से पता होती है बच्चों, वो होती है 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्ब। अब हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला बच्चों अपना, Q बराबर NE, ठीक है। हम मान लेते हैं कि +3 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज वहाँ पर डेवलप हुआ था, ठीक है। आप -3.2 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज डेवलप करके भी निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। हम मान लेते हैं कि उसके ऊपर +3.2 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज डेवलप हुआ था। आप -3.2 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज डेवलप मान करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नंबर दोनों में सेम आएगा, ठीक है। अगर प्लस आता है तो उसने उतने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, और अगर माइनस आता है तो उसने उतने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। बस इतने का अंतर होगा लूज और गेन का, बाकी नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है बच्चों। तो व्हाट अबाउट n? n इज इक्वल टू Q अपॉन में हमारा E हो जाएगा। What is the value of Q बच्चों? तो 3.2 10 to the power minus 6 coulomb upon what about E? That E will be what? 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. कूलम्ब कट जाएंगे आपस में, नंबर हैज नो यूनिट्स। अब इसको बच्चों डिवाइड कर लो, ठीक। 16 टू जा चला गया। अब ये हो गया बच्चों 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6 और 19 जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 10 के पावर 19। तो बच्चों ये क्या हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफ़र होंगे मेटेलिक सरफेस से बाहर कहीं जाएंगे, तो उस मेटेलिक सरफेस पर बच्चों 3.2 माइक्रोकूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर इतने ही इलेक्ट्रॉन वो मेटेलिक सरफेस कहीं से गेन कर लेगा,
तो उसके सरफेस पे क्या होगा बच्चों, 3.2 माइक्रोकूलम्ब का निगेटिव चार्ज आ जाएगा। आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो पॉइंट चार्जेस थी, उनके बीच लगने वाले फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को स्टडी किया। अब बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड पीछे आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन से, स्टैटिक माने रुका हुआ हो। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन कहीं पे रुका हुआ हो तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो दूसरे पार्टिकल्स पे, दूसरे बॉडीज़ पे क्या इफ़ेक्ट डालेगा, उस चीज़ के बारे में, उस बिहेवियर के बारे में चार्ज के, हम फिजिक्स के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाता है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स इज़ अ फ्रेंच साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया कि 2 पॉइंट चार्जेस जो कि एक स्मॉल सेपरेशन पे रखे हुए हैं, उनके बीच लगने वाले फोर्स को निकाला। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ठीक है, और उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है, ठीक है। अगर इन दोनों पर सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज, दोनों पर चार्ज पॉजिटिव है, तो उस केस में ये दोनों चार्ज क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये चार्ज नंबर 1 चार्ज नंबर 2 पर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ धकेलेगा इसको, और उतना ही फोर्स चार्ज नंबर 2 चार्ज नंबर 1 पे लगाएगा बाहर की तरफ। तो कूलम्ब जी ने कहा कि ये दोनों जो चार्ज हैं, जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉइंट मास चार्ज हैं, जिनका मास बहुत ही कम है, पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, वो r डिस्टेंस पर अगर रखे होंगे तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, जो कि एक तरह का रिपल्सिव फोर्स होगा, जो कि इनके लाइन ज्वाइनिंग से अवे होगा, जो कि लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर। तो ये जो फोर्स लग रहा होगा बच्चों, कैसा फोर्स होगा, ये फोर्स यहाँ पर रिपल्सिव होगा, बिकॉज दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि सेम चार्जेस पर रिपल्सन होता है और अपोजिट चार्जेस पर क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन होता है। तो रिपल्सिव फोर्स होगा और किधर लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये फोर्स काम करेगा। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये फोर्स काम करेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, उसके बाद कहा कि जो इनके बीच फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उन दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, उन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कब, जब R आपका फिक्स्ड होगा, व्हेन उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होगा, ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड फोर्स का इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कब, जब चार्ज Q1 और Q2 फिक्स्ड होंगे। व्हेन Q1 एंड Q2 आर फिक्स्ड, जब Q1 और Q2 क्या होंगे बच्चों, फिक्स्ड होंगे, ठीक है। तो कूलम्ब जी ने क्या कहा कि अगर हमारे पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्जेस हैं, 2 पॉइंट पॉजिटिव, नॉट यूनिट, 2 हमारे पास पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, जो कि R सेपरेशन पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच एक रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। और बच्चों ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, इन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आफ्टर कंबाइनिंग दीज 2 थिंग्स व्हाट वी गेट बच्चों, इसको मैं केवल सिंपली F पे लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं आगे सिंपली F ही लिखूंगा इसको, और ये क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें Q1 Q2 अपॉन में R² मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर जो न्यू वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी F = K Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगी। ये हो गया आपका 2 पॉइंट चार्जेस के बीच
लगने वाले फोर्स की वैल्यू। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, इन्वर्स है, इसीलिए इसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा होगा, वहाँ पर भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्स होता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोल सकते हैं उसको भी। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स स्क्वायर लॉ को वो फॉलो करता है। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ बच्चों जो के होता है, इस के को हम लोग बोलते, इसकी के की वैल्यू जो होती है 1/4πε0 होती है, और ये होती है बच्चों 9 × 10⁹ यूनिट क्या हो सकती है इसकी बच्चों। अगर के की आप यूनिट निकालना चाहते हो तो के को यहाँ दबा लो, बाकी सबको इधर भेजो, तो एफ क्या होगा न्यूटन, आर स्क्वायर यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, लेंथ है मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q1 होता है कुलम्ब में, तो Q1 × Q1 कुलम्ब का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी बच्चों इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो क्या है बच्चों, तो ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, डबल टी होता है यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि बच्चों अभी हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि इन दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम है या फिर फ्री स्पेस है या फिर एयर है। यहाँ जो मीडियम है बच्चों वो फ्री स्पेस है। और बच्चों ये जो एप्सिलॉन नॉट होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अब देखो एप्सिलॉन नॉट जो है ये तो कांस्टेंट है 4 पाई, एप्सिलॉन नॉट के का रेसिप्रोकल है, यानी जो यूनिट आएगी एप्सिलॉन नॉट की वही आएगी जो के का होगा, लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो न्यूटन का उल्टा न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स का स्क्वायर और कुलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कुलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों आपका कुलम्ब्स लॉ का बेसिक एक्सप्लेनेशन। अब बच्चों इसमें एक चीज़ पूछता है एग्जाम में, आई होप आप सभी लोगों को आना भी चाहिए, कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं बच्चों इसको। इसका डायमेंशन क्या होता है आइए वो निकालते हैं हम लोग। आई होप आप सभी लोग निकाल लोगे इसका डायमेंशन। आप सभी लोग वीडियो को 1 मिनट के लिए पुश करके इसका डायमेंशन निकालो, फिर चेक करो कि जो मैं निकाला हूँ वो सही है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अगर हम लोग निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन को कैपिटल ब्रैकेट से लिखते हैं, तो इसका मतलब वो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकाल रहे हैं बच्चों हम लोग। तो वो क्या होगा, कुलम्ब स्क्वायर। कुलम्ब स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कुलम्ब स्क्वायर जो होता है Q = IT होता है। ठीक है, Q = होता है IT, और I का डायमेंशन होता है कैपिटल A करंट का, और T होता है टाइम, ये हो गया कैपिटल T, यानी चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा हमारा AT, और चार्ज की यूनिट होती है कुलम्ब, यानी चार्ज का डायमेंशन हो गया AT। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं कुलम्ब स्क्वायर यानी AT का होल स्क्वायर, AT का होल स्क्वायर। न्यूटन का बच्चों क्या होता है, mL/T-2 होता है। आई होप आप लोग 11th में पढ़े होंगे इसके बारे में, mL/T-2 होता है। होल पावर इसे क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। ठीक है, और जो m होता है लेंथ, उसका डायमेंशन होता है L, -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों L-2। ठीक है, अब देखिए बच्चों इनको कंबाइन करते हैं एक साथ, तो हमें क्या मिलने वाला है। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, m की पावर होल पावर -1 है, तो m पावर आ जाएगा -1, L पावर यहाँ पर 1 है अभी, होल पावर -1 है, तो 1 और -1 हो गया। -1 और -2 आपस में जुड़ जाएंगे, बिकॉज प्रोडक्ट में पावर क्या होते हैं, सेम बेस का पावर आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, L की पावर हो जाएगा बच्चों -3 हो जाएगा, है ना, -1 और -2 -3 हो गया। अब आते हैं t की बात करते हैं बच्चों। यहाँ देखो t की पावर 2 है, यहाँ t की पावर -2 है, लेकिन होल पावर -1 होने पर से क्या हो गया, +2 हो गया। तो t की पावर 2 और माइनस प्लस, t की पावर +4 हो जाएगा आपका, और a की पावर बच्चों क्या है यहाँ पर 2 है, तो a² हो गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे डायमेंशन निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का और कुलम्ब्स लॉ क्या होता है।
ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बच्चों, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ में हम कूलम्स फोर्स को जो निकाले थे F बराबर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, अब उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं। और उसके बाद हम ये प्रूफ करेंगे कि दो चार्ज जो कि एक फाइनाइट सेपरेशन पे रखे होते हैं, उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो इक्वल और अपोजिट होता है। ठीक है, यानी कि हमें प्रूफ करने वाले कि जो फोर्स होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर का फॉर्मेशन करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ है कई बार कि प्रूफ करिए कि दो चार्जेस के ऊपर लगने वाला जो कूलम्स लॉ है वो एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करता है, यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है वो। ठीक है बच्चों, तो आइए उसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, जिनको हमने क्या किया है, एक 2 डायमेंशनल प्लेन में रख दिया है। इसको बच्चों हम लोग मान लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम लोग क्या है, y एक्सिस है। मान लेते हैं बच्चों ये ओरिजिन है। अब इन दो चार्जों के हमने क्या किए हैं, पोजीशन वेक्टर को सेट कर दिए हैं। हमने ये माना है कि Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर R1 है, और जो Q2 चार्ज है बच्चों उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर R2 है। आप सभी लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में जानते होंगे कि पोजीशन वेक्टर वह क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी भी पार्टिकल के किसी भी पॉइंट के पोजीशन और डायरेक्शन दोनों को एक साथ बताती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बच्चों पोजीशन वेक्टर R1 है वो इस Q1 चार्ज के ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, यानी कितनी दूरी पर है, मतलब उसका पोजीशन क्या है वो बता रहा है, और किस डायरेक्शन में है वो ये भी बता रहा है हमें। ठीक है, यानी पोजीशन वेक्टर R1 और R2 क्या है बच्चों, यहाँ पर आपके Q1 और Q2 चार्ज के पोजीशन वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये Q1 Q2 दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, दोनों पर सेम प्लस चार्ज है, इसका मतलब एक दूसरे को दोनों रिपेल करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमने F21 लिखा हुआ है, इस F21 का मतलब क्या है इस F21 का बच्चों मतलब है फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। और व्हाट अबाउट F12 बच्चों, तो ये है आपका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्लियर हो गया होगा F21 क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, मतलब सेकंड चार्ज के द्वारा Q2 चार्ज के द्वारा Q1 पे जो फोर्स लग रहा है आपका, वो आपका F21 है। ठीक है, F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2 है ड्यू टू 1, यानी कि Q1 चार्ज के द्वारा Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो F21 है बच्चों। और F12 क्या है, F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1, यानी Q1 चार्ज पे Q2 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो आपका F12 है, क्योंकि दोनों सेम चार्ज पोलैरिटी के हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे अलोंग द लॉन्ग जर्नी। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग इनके वेक्टर फॉर्म को लिखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं वेक्टर ए, तो व्हाट अबाउट, क्या आपको यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन देना होगा, तो मैं कहूँगा यहाँ पे आपको दो चीज़ें देनी होंगी। पहला, ए का मैग्नीट्यूड क्या है, और दूसरा ए का डायरेक्शन क्या है। मतलब वेक्टर क्वांटिटीज कॉन्टेंस टू इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वेरिएबल, वन इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड अनदर वन इज इट्स डायरेक्शन। यानी कि ये इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को बताएगा, मैग्नीट्यूड को, मॉड ऑफ वेक्टर को बताएगा, और सेकेंड ये इसके डायरेक्शन को बताएगा, ए कैप को बताएगा। जहाँ ए कैप क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर है, जो कि वेक्टर के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है जनरली। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करेगा, आपको वेक्टर का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। तो वही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। हम लोगों ने इनके बीच लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को पिछले टॉपिक में पढ़ लिया है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, उनके बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड उन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है बच्चों। अब हम लोग निकालते हैं बारी बारी से इन फोर्स को वेक्टर फॉर्म में। तो बच्चा, अगर हम लोग निकालते हैं वेक्टर F12, तो व्हाट विल बी दैट, ये हो जाएगा आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी क्या हो जाएगा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बच्चों, अगर हम बात करें F12 का डायरेक्शन, तो आप वहाँ डायग्राम में देखिए F12 का डायरेक्शन R12 के अलोंग है। R12 भी आपका राइट टू लेफ्ट है ऊपर की तरफ, और F12 भी क्या है बच्चों, आपका बाहर की तरफ है। इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अगर मैं R12 का यहाँ पर कैप लिख दूँ, तो कैप का मतलब क्या हुआ, किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर कैप लगाते हैं तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है, और बेसिकली उसकी वैल्यू का इस पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर मैं उसको यहाँ पर रख दूँ तो उसका डायरेक्शन तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, लेकिन उसके न्यूमेरिकल वैल्यू का इस फिजिकल क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम इसको एज डायरेक्शन यूज यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों, है ना। अब बताइए कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि सर एफ बराबर होता है k Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर।
तो F12 है क्या, Q1 और Q2 के बीच का फोर्स है। तो क्या होगा बच्चों उसका मैग्नीट्यूड K, Q1 का फोर्स मतलब 1 A पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसका फोर्स बच्चों Q1, 2 पे जो रखा है उसका फोर्स Q2, अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस A और B के बीच का डिस्टेंस व्हाट विल बी दैट बच्चों, दैट विल बी R12, 2 से 1 तक का डिस्टेंस हम ले लेंगे। ये हो गया हमारा R12 का स्क्वायर। डिस्टेंस लेंगे हम बच्चों, वेक्टर R12 नहीं लेंगे बिकॉज वेक्टर R12 डायरेक्शन को बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, हमें उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू में, ठीक है। तो हमने R12 ले लिया। आगे क्या हो गया बच्चों, R12 का कैप हो गया। अब क्या बच्चों इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू वेक्टर R12 अपॉन में R12 लिख सकते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा 11th क्लास में कि अगर कोई वेक्टर है n कैप या a कैप, मान लीजिए कोई वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर a का वेक्टर a अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर a लिख सकते हैं। मॉड लगाने से क्या होता है, वेक्टर हट जाता है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बचती है। तो हम a कैप को लिख सकते हैं वेक्टर a अपॉन में a, वही हमने यहाँ पर भी कर दिया। R12 का कैप है तो उसको मैं R12 का वेक्टर अपॉन में R12 का मॉड यानी केवल R12 लिख सकता हूँ। R12 का क्यूब हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, व्हाट वी गेट F12 इज इक्वल टू मिल गया बच्चों क्या हम लोगों को, K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब R12 का कैप मिल गया। आई होप हम सभी लोगों को F12 निकालने आ गया होगा, वेक्टर F12। इन ए सिमिलर वे बच्चों अगर हम लोग F21 निकालते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पर 1 है वहाँ 2 कर दो, यहाँ पर 2 है वहाँ पर इंटरचेंज करके 1 कर दो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट अबाउट F21, सिमिलरली F21 इज व्हाट बच्चों, K Q2, 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1, 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1, 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 कर दोगे आप। ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 1, ये आ गया 2। आई होप आप सभी लोगों को ये दोनों इक्वेशंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम इनमें कंपैरिजन करेंगे और चेक करेंगे क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं हैं, ठीक है बच्चों। आइए आगे करते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, हम इस डायग्राम में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा करके R12 और R21 को निकालने वाले हैं। अब देखो बच्चों, अगर हम R21 निकालते हैं तो हम चलेंगे पहले O से A की तरफ, फिर A से B की तरफ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फाइनली पहुँचे कहाँ बच्चों, B पर पहुँचे। तो हम डायरेक्ट O से भी तो B पर आ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर हम बच्चों O से A पर गए वेक्टर OA, फिर A से B पर गए वेक्टर OB, तो फाइनली हम पहुँचे कहाँ, B पर। तो B तक जाने का तो एक और रास्ता है OB, वेक्टर OB। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हम किसी भी रास्ते से जाएं अगर सेम पॉइंट पर पहुँच रहे हैं तो वो हमारा बराबर होता है आपस में, यानी हमारा OB के ये बराबर हो जाने वाला है। व्हाट अबाउट OA बच्चों, OA है आपका R1, AB क्या है R21 है, और OB क्या है बच्चों R2 है। तो क्या हो जाएगा आपका बच्चों यहाँ पर, ये हो जाएगा वेक्टर R1 प्लस R21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, R2 हो जाएगा आपका। तो R21 बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 हो गया, ठीक है बच्चों। इन द सेम वे अगर आप निकालना चाहते हो R12 को, तो R12 क्या है बच्चों, B से A तक का, B से A तक है, B से A तक जा रहे हो आप, तो R21 मिल रहा है हमें, ठीक है। तो B से A तक गए तो कैसे पहुंचे B से A तक, पहले आप O से B पर गए होगे, फिर B से A पर गए होगे। बच्चों अगर आप O से B पर जाते हो फिर B से A पर जाते हो तो वैल्यू पहुंचे कहाँ, आप पहुंचे आप A पर। तो A पर जाने के लिए तो आप O से भी A पर जा सकते हो, तो आप O से A को इसके बराबर कर सकते हो, क्योंकि दोनों केस में आप पहुंच रहे हो A पर ही। O से A पर भी आप A पर पहुंचोगे और O से B और B से A पर भी आप A पर पहुंचोगे, तो दोनों को आप बराबर कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, OB कितना है आपका R2 है, BA कितना है वेक्टर BA, ये आपका R12 है, और ये क्या है बच्चों आपका R1 है। तो व्हाट अबाउट R12 क्या हो गया बच्चों, R1 माइनस R2 हो गया, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 हो गया। और बताओ R2 माइनस R1 है क्या, R2 माइनस R1 हमारा R21 है, ये है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस R21 के, यानी हमने क्या प्रूफ किया कि R1 और R21 आपस में इक्वल होंगे लेकिन साइन अपोजिट होगा। अब एक बात और देखो बच्चों, क्या R1 और R21 दोनों एक ही लाइन की लेंथ को बता रहे हैं AB के, तो एक ही लाइन का लेंथ दोनों बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में।
आप मॉड लोगे बच्चों दोनों साइड का। अगर आप दोनों साइड का मॉड लेते हो, R12 का मॉड लोगे और R21 के माइनस साइन का मॉड लोगे बच्चों, तो माइनस का मॉड लेने पे क्या होता है, प्लस हो जाता है, और मॉड से बाहर आएगा तो वेक्टर भी हट जाएगा। तो जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, R12 बराबर हो जाएगा R21 के। यानी न्यूमेरिकली ये आपस में इक्वल तो होंगे लेकिन डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, अपोजिट होगा। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को हम लोग यूज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। बच्चों अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में या 2 में से किसी एक को R12 या R21 में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसी एक को, दोनों को नहीं करेंगे, किसी एक को करेंगे तभी हमें कंपैरिजन मिल पाएगा। तो मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों हम R12 की जगह पे हम लिख सकते हैं R21। तो हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम 1 हम F12 लिखते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R12 का क्यूब है यहाँ बच्चों, और यहाँ पे R12 R21 के बराबर है न्यूमेरिकली, तो यहाँ पे R12 की जगह पे R21 लिख सकते हैं, क्यूब हो गए। और जो R12 वेक्टर है बच्चों उनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस R21 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस R21 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बच्चों इस माइनस को बाहर निकाल दो, तो हो गया माइनस K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू R21 हो गया। अब बताओ बच्चों क्या ये क्वांटिटी आपको कहीं और दिख रही है बोर्ड पर? बिल्कुल दिख रही है सर। ये क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्चुअली इस क्वांटिटी की वैल्यू F21 है। तो क्या बच्चों मैं इसकी जगह पे माइनस F21 लिख सकता हूँ, माइनस तो ऑलरेडी है, इसकी जगह मैंने F21 लिख दिया। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया सर, हमने प्रूफ कर दिया कि F12 जो है वो F21 के बराबर तो है लेकिन अपोजिट है, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। अब क्लास 11th में याद करिए आपने पढ़ा है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कहाँ पर लगते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ में। ठीक है, तो ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर का फॉर्मेशन करता है कूलम्ब्स लॉ, समझ गए। इस प्रकार से हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर का फॉर्मेशन करता है कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भी मिलेंगे तो हम लोग बच्चों कूलम्ब्स फोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आज तक आए हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थम्स अप बच्चों।